आज के कंटेक्स्ट में, इस शो के कंटेक्स्ट में वो गुल्लक थोड़ी सी बदल जाती है। हमारी बच्ची कुची तनख्वाह का सही इस्तेमाल, बढ़िया स्टॉक्स में सिस्टमैटिकली उस सेविंग्स को चैनलाइज करने का आइडिया, क्वालिटी और बाजार जिस पड़ाव पे खड़ा है इसमें तो कोई शक नहीं। रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे, कुछ हद तक वैल्यूएशन शायद स्ट्रेच्ड हो, उसको लेकर क्वेश्चन मार्क है। तो बाजार जिस पड़ाव पे खड़ा हुआ है, एसआईपी सिस्टमैटिकली यानी कि फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स में डालकर बाजार की आने वाली तेजी का फायदा उठाना फिट बैठ रहा था। इसीलिए शो को माउंट कर रहा हूं आज गुल्लक, और उसमें नीचे लिख भी दिया था स्टॉक्स फॉर एसआईपी। अब चलिए आज के जो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपको रूबरू करा देता हूं, उनके साथ मुलाकात करा देता हूं। देश की 3 प्रोमिनेंट ब्रोकरेजेस और तीनों के हेड रिसर्च आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब, शेर खान के संजीव होता जी, और साथ साथ चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत साहब। आप तीनों घबराइएगा नहीं, गुल्लक में पैसे डालने के लिए नहीं मांगूंगा आप लोगों से। गुल्लक में कुछ बढ़िया स्टॉक्स चाहिए बस, जिनकी बढ़िया क्वालिटी हो, बढ़िया पेडिग्री हो, जिस पे आप लोग बेट करने को तैयार हो। यार वो दोनों इमेजेस हैं क्या, पंचायत और गुल्लक की? अगर हैं तो प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। राजेश सर, पंचायत देख डाली क्या? फुलेरा गांव हुआ है क्या? सचिव जी से, बंकारस से मुलाकात हुई नहीं हुई आपकी? जी बिल्कुल हुई है, प्रधान जी से भी हुई है। हाँ। तो दादी से भी हुई है, सबसे ही हुई है, पंचायत की भी, और गुल्लक में भी मिश्रा परिवार से बिल्कुल हो रखी है, चाहे वो शांति मिश्रा हो या संतोष मिश्रा हो, अमन मिश्रा हो, सबसे ही मुलाकात हो रखी है। अनु मिश्रा, गजब है। और नहीं, दोनों सीरीज मुझे, खैर मैंने कल ही रात में जाते हुए खत्म करी है गुल्लक। हालांकि बहुत छोटे से 5 एपिसोड्स, और लास्ट वाला तो बड़ा टचिंग था। एक वो कहते लैक्यूना से छोड़ गया, याद आ रही है मुझे तो गुल्लक की। धर्मेश, आपने निपटाई क्या? नहीं आशीष जी, इनफैक्ट आप बता रहे हैं तो पक्का इस वीकेंड पे, लॉन्ग वीकेंड भी निपटाऊंगा। दोनों नहीं देखी ना, पंचायत देखी ना गुल्लक देखी? फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। हाँ, दोनों छूट गई है बिकॉज मार्केट ने, आपने काफी बिजी कर रखा था। एक सीरीज है, आप देखिएगा आशीष जी, मॉडर्न फैमिली करके। हाँ। काफी अच्छा है, बच्चों के साथ देखने में काफी मजा आ रहा था, तो मैं उसके लुत्फ ले रहा था। बट ये दोनों इस 3 दिन में खत्म करना है। मॉडर्न फैमिली देख ली जाएगी भाई, वो भी देख ली जाएगी। पर अच्छे हैं दोनों, सीरीज अच्छी हैं दोनों। असल में क्या है, वो बैक टू द रूट्स ले जाती हैं आपको, इसीलिए शायद ज्यादा मजा आता है इस तरह की सीरीज देखने में। गुल्लक 4 वाकई अच्छी, और लास्ट एपिसोड तो बहुत टचिंग था। खैर, संजीव, आइडिया ठीक है ना शो का? ये समय मेरे ख्याल से अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स में सिस्टमैटिकली पैसा डाला जाए, छोटे छोटे अंश में डाला जाए, इसी लॉजिक से उतरना चाहिए बाजार में। इन्वेस्टेड तो रहना है, लेकिन इस तरह से पैसा डाला जाए, ऐसा करें? जी आशीष जी, देखिए बाजार में कभी भी खराब मौका होता नहीं है एसआईपी के लिए। एसआईपी एक ऐसा माध्यम है जिसपे आप लंबी अवधि में बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। ये सरकारें आएंगी जाएंगी, कोलेशन बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन बाजार कल भी था, आज भी है, और कल और तगड़ा रहेगा। तो एसआईपी हमेशा अच्छा है क्वालिटी कंपनीज में। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन भाई ये वाली 5 साल टिक जाए, ज्यादा आए जाएंगी तो सारा मूड बिगड़ जाएगा। अपने को चाहिए थोड़ा सा कंटिन्यूटी भी। खैर, लेकिन वो सब चीज आप पीछे जा चुकी है, अब तो लग रहा है कंटिन्यूटी, अब तो लग रहा है क्लियर कट की सब कुछ वैसा ही है। 2.0 जैसा ही शायद 3.0 नजर आएगा। थोड़ी सी इक्वेशन चेंज हुई है, पर स्ट्रीट का कन्विक्शन बना हुआ है। वो वर्डिक्ट डे के लोज से देखिए आप क्या मार्केट्स की चाल बनी है, क्या करे, क्या मूव बन रहे हैं। तो कन्विक्शन तो वापस बढ़ गया है भारतीय बाजारों में सबका। ऐसे में कुछ बढ़िया स्टॉक आइडियाज के साथ शुरुआत कर रहा हूं, कुछ अच्छी पेडिग्री के इन हेड रिसर्चेस द्वारा चुने हुए स्टॉक्स। और हम आपको करना क्या है, सिस्टमैटिकली हर महीने या डिफाइंड टाइम फ्रेम में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते चले, क्योंकि हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर हैं। थोड़े से स्ट्रेच्ड हो सकते हैं वैल्यूएशन, हो सकता है किसी रीजन से बाजार थोड़ा सा ठंडा पड़े, ठंडा पड़ेगा भी तो उसका भी फायदा मिल जाएगा अपन को एसआईपीस के थ्रू। राजेश सर, शुरुआत करें क्या? पहला सबसे बढ़िया कन्विक्शन वाला क्वालिटी स्टॉक जिस पे आप लोग
सिस्टमैटिकली पैसे डालने को तैयार बैठे हो या डालना शुरू कर चुके हो? आशीष जी, एक चीज छूट गई थी। पहले तो आपको नमस्कार, बाकी भी दोनों मित्रगण हैं उनको भी नमस्कार, हमारे दर्शकों को भी। में भी नमस्कार ही और हो रहा गुल्लक है, में पता है आपको? हाँ जो बड़े बड़े देश के लीडर्स पहुंच रहे हैं तो इटली में भी सब नमस्कार ही एक दूसरे को कर रहे हैं। देखा आपने? सीएनबीसी आवाज के इंस्टाग्राम पेज पे जाना, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। एक्चुअली मैं वो नेता वाले नमस्कार नहीं करना ना ना, चाहता, नेता मैं वाली गुल्लक नहीं, वो वाले इटली की नमस्कार। मेलोनी सबको नमस्कार कर रही हैं। ये इन्फ्लुएंस है हमारे मैं पावरफुल लीडर्स का। मैं गुल्लक वाले नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको अगर याद हो तो कि पहले सीजन में ये कहा गया था कि कहानी होती तो ये मर्डर हो जाता, गुल्लक में किस्से हैं जो हमेशा रहेंगे। तो वही बात है। जहां तक एसआईपी वगैरह की अच्छे स्टॉक्स की बात है, बाजार बढ़े हुए हैं, सब कंफ्यूज है, जैसे आपने शो के शुरुआत में कहा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आपको बड़े होने की जरूरत नहीं है शुरुआत करने के लिए, शुरुआत करनी है बड़े होने के लिए। तो एसआईपी आप कभी भी चालू कर सकते हो। स्टॉक्स आपके अच्छे होने चाहिए। इंडिया पे आपको बुलिश रहना है। 100 से इंडेक्स चालू होके 75,000 पे खड़ा है। 5 साल बाद हम लोग मिलेंगे तो हो सकता है कि 5 फिगर का सेंसेक्स हो, तो वो जुदा मसला है। लेकिन सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन देश हमारा यहीं रहेगा। ये वाजपेयी साहब ने अपने कार्यकाल में कहा था और वो आज तक मुझे याद है। तो शुरुआत करूं स्टॉक के साथ, तो अगर कहा जाए कि हाई कन्विक्शन हो और अगर किसी को भारतीय शेयर बाजार पे भरोसा हो, तो मैं समझता हूं कि रिलायंस से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। रिलायंस जहां की अगर आप देखो तो उनका जो केपेक्स साइकिल है, फिर वो चाहे रिटेल और जियो टेलीकॉम दोनों का हो, वो बहुत पीक पे पहुंच चुका है लगभग। तो इसलिए ऐसा नहीं लगता कि वहाँ केपेक्स और ज्यादा होने वाला है, या छोटे मोटे केपेक्स तो साल दर साल चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो ओटीसी की डिमांड अच्छी चल रही है। रिलायंस रिटेल एंड जियो ने अच्छी पहुंच बना रखी है। जियो की बात की जाए तो जो आरपीयूज चौथी तिमाही में थे, 181.70 रुपए के पास आए थे। रिटेल, जहां दूसरे बड़े दिग्गजों के 800-900 स्टोर होते हैं, ये ऐसी कंपनी है जो हर तिमाही में 800 स्टोर जोड़ रही है। इस वक्त मार्च की तिमाही के अंत तक 18,836 स्टोर थे। और टेलीकॉम अपनी जगह से अच्छे तरीके से फैल रहा है, दोनों के डेटाबेस इनके अच्छे हैं। और जब भी, मैं नहीं जानता कब, कभी भी अगर इनका कॉर्पोरेट एक्शन कुछ अनाउंस होता है, इन दोनों कंपनियों के डीमर्ज का, आईपीओ का या कुछ भी, तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। और नहीं भी होता है तो इस कंबाइंड एंटिटी को भी आप महीने दर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश एसआईपी के थ्रू करते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपको 15-18% का सीएजीआर रिटर्न लंबी अवधि तक मिलता रहेगा। और कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो वो एडिशनल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, वो कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह वो अपनी जगह है। इस समय जहां पे ये स्टॉक खड़ा है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है, मजबूत है, इस स्टॉक में पैसा लगाया जा सकता है। और एक मुश्त ना लगा के सिस्टमैटिकली थोड़ा थोड़ा पैसा डालें। देश की वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज आपकी स्क्रीन पे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छी पेडिग्री हो ना, तो हो सकता है आपको थोड़े दिन रुलाए, पेशेंस टेस्ट करे, लेकिन ले दे के कमा के देती है। रिलायंस वो स्टॉक है जो एक दशक तक कुछ नहीं करा था, दायरे में कंसोलिडेट करा था। मेरे ख्याल से वो मोटा मोटी 2000 से 2010 का वो पीरियड, और उसके बाद जब चला तो एक मल्टी बैगर बन के सामने खड़ा हो गया। तो कन्विक्शन रखिए। लेकिन खैर, रिलायंस की सबसे पहले ही चर्चा हो गई गुल्लक में, एसआईपी स्टॉक्स में, तो इस चैनल का, सीएनबीसी आवाज का स्वामित्व और प्रबंधन इसी कंपनी के पास है। तो इस चैनल पे तो आपने सुन ही लिया। पैसा वैसा लगाने का मन बना रहे हो तो किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। पहला गुल्लक का स्टॉक आ गया अपने पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज। धर्मेश, आपके रडार पे कौन सा सबसे बढ़िया एसआईपी स्टॉक, पहला कौन सा? बिल्कुल आशीष जी, मतलब आपके इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम लोगों ने 2-3 दिन के बाद जब इलेक्शन की वर्डिक्ट आ गई थी, एक थीमेटिक बास्केट लॉन्च किया था 10 स्टॉक प्रोडक्ट, जो कि इस बजट से नेक्स्ट बजट के लिए था। बट फंडामेंटल अंडरलाइंग ये था कि एसआईपी करना है। वहां पे मुझे लगता है सबसे बेहतरीन पिक है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
हालांकि ये काफ़ी समय से चल नहीं रहा था, अब आज इसमें थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला है। ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस के सेगमेंट में, देश में अराउंड 58% इसका मार्केट शेयर है। किसी भी नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो 10 गुना बड़ा है। 60% से प्लस इसका ROE ROCE है और 15 के PE मल्टीपल पर मिल रहा है। जहां की प्राइवेट सेक्टर से अगर इसको आप कंपेयर करो तो किसी का 75%, 70, 80, 100 के आस के PE मल्टीपल पर चल रहे हैं। और ग्रोथ देखिए प्रॉफिटेबिलिटी की तो सबके बराबर प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में एक काफी डीप वैल्यू है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी हाई है इसमें, और फाइनली ये भी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स की तरह रिलेट होगा, जिससे जब इनके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स जो चल रहे हैं कंपनी के अंदर वो पूरी तरह से कार्यरत हो जाएंगे। तो SIP करते रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2-3 साल इसको होल्ड करते हैं तो ये डबलर है यहाँ से, उससे भी ज्यादा इसका प्राइस टारगेट आ सकता है। और ऐसे माहौल में जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई चाहिए तो उसके हिसाब से LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काफी सटीक बैठता है। काफी सटीक बैठता है। कंफर्ट चाहिए, अपने हाथ में अपना रिस्क है। बाजार क्या देगा वो बाजार जाने। रिस्क के लिहाज से मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़िया है, इन लेवल्स पे एंटर करा जा सकता है। और अपन तो इन लेवल्स पे नहीं, अपन सिस्टमैटिकली पैसा डालेंगे। सॉलिड फंडामेंटल्स वाला एक दिग्गज सरकारी काउंटर, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी आपकी स्क्रीन पे। हालांकि वो स्टॉक है जहां बहुत सारे रिटेल ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे शायद, क्योंकि IPO के समय बहुत सारे रिटेल घुसे थे और सब इंतजार कर रहे थे कि वापस इशू प्राइस आया, उसके ऊपर भी गया। और धर्मेश कह रहे हैं यहां से भी लंबी अवधि के लिहाज से ये काउंटर, ये दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी अट्रैक्टिव दिखती है। दूसरा स्टॉक गुल्लक के SIP आइडियाज में। तीसरा होता साहब, आप लोग का सबसे प्रिफर्ड आइडिया शेर खान में कौन सा? जी आशीष जी, जो प्रिफर्ड आइडिया है SIP के लिए वो है रियल एस्टेट सेक्टर से DLF। हम भी जानते हैं कि 10 साल एक डाउन साइकिल में था रियल एस्टेट, 2010 से 2022। अभी ये अप साइकिल शुरू हो गया और कम से कम 8-10 साल मिनिमम रहने वाला है। तो DLF से बेटर विकल्प कुछ है नहीं अगर रियल एस्टेट में कमाना चाहते हैं। सबसे बड़ी कंपनी है ये, और अगर रियल एस्टेट 5 टाइम्स हो जाएगा पूरा मार्केट साइज बाय 2030, 2031, तो मुझे लगता है DLF यहाँ से बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस देगा। अगर कंपनी की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्च पाइपलाइन है, ऑलमोस्ट 37 मिलियन स्क्वायर फीट विद रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ ऑलमोस्ट 94,000 करोड़, जो कि 2-3 साल में आने वाले हैं। FY25 में भी तो अगर कंपनी की मैनेजमेंट की मानी जाए तो 11.6 बिलियन स्क्वायर फीट का रेवेन्यू पोटेंशियल 36,000 करोड़ का आने वाला है। और जो इसका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है NCR में हाथों हाथ बिक रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन लॉन्चेस हैं। तो मुझे लग रहा है कि विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है DLF की। और यहाँ पे स्टॉक अभी हालांकि NAV से प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये जस्टिफाइबल है क्योंकि ये एक लॉन्ग अपसाइकिल प्ले है रियल एस्टेट का। तो मुझे लग रहा है 2-3 साल में यहाँ से भी डबल से ज्यादा हो सकता है DLF। तो यहाँ पे SIP एक बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्ट के लिए। बेस्ट आइडिया है। 2023 से अगर किसी पॉकेट ने, सेक्टोरल पॉकेट ने बाजार को सरप्राइज किया अपनी तेजी से, वो है रियल एस्टेट, रियल्टी। DLF, ये बात सच है, रियल एस्टेट और खासतौर पे NCR हॉट केक्स की तरह वो प्रोजेक्ट सब बिकते चले जा रहे हैं। लॉन्च होते नहीं, हाथों हाथ बिक जाते हैं। एक ही इशू था सबके जहन में कि भाई रियल एस्टेट तो अच्छा दिखा रहा है, क्योंकि स्टॉक्स फ्यूचर को डिस्काउंट कर लेते हैं तो और तेजी आएगी नहीं आएगी, होता साहब कॉन्फिडेंट है। SIP करिए, आने वाले समय में स्टॉक यहां से भी बहुत तगड़े रिटर्न्स दे सकता है। शायद 3 साल के टाइम होराइजन में डबल होने का दमखम रखता है आज की डेट से। SIP में तो शायद आपको और भी बेहतर भाव मिलते चले जाएंगे स्टॉक पे। 3 आ गए, फिर से एक राउंड। राजेश सर, अगला स्टॉक रिलायंस पहला था आपका, दूसरा कौन सा? देखिए, दूसरे भी कहा जाए तो भारत की दिग्गज कंपनी है HDFC बैंक। अगर आप देखो तो न केवल भारत की बल्कि विश्व की चुनिंदा बड़ी बैंकों में से एक बैंक में गिनती होती है। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट अंडर रेटिंग सब शानदार है। चौथी तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम 24.5% बढ़ा था, कोर NIM 3.44% का आया था। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 57% के ऊपर आया था। बॉटम लाइन 37% बढ़ के आई। जो भी इनकी सब्सिडियरीज है, लाइफ, AMC, एर्गो, सिक्योरिटी, सब शानदार काम कर रही है। जो इनका बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ HDFC के साथ विलय, उसके बाद अगर आप देखो तो बैंक ने कुछ करके नहीं दिया है मार्केट कैप के लिहाज से, चला नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस लगातार वैसे ही बनी हुई है।
एक आध क्वार्टर्स में हो सकता है एनआईएम्स में थोड़ा दबाव देखा जाए, बट FY25 में हमारा ये अनुमान है कि ये बैंक 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी। आज 80,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट डिक्लेयर करती बैंक, मैं समझता हूँ यहाँ से अपसाइड बहुत बेहतर बनता है। SIP के लिए बहुत उपयुक्त स्टॉक है, इसमें बिल्कुल निवेश करना चाहिए। SIP के रूट से मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि एक बड़ा रिटर्न बैठ जाए, लेकिन 15-18% का CAGR रिटर्न आप मान के चल सकते हैं। सही में कंफर्टिंग वैल्यूएशन इस देश की सबसे दिग्गज बैंक, इस कंपनी के, बैंक तो नहीं कहूंगा, कंपनी के बहुत कंफर्टिंग वैल्यूएशन। HDFC बैंक क्या प्रीमियम पे ट्रेड करता था और अब अपने पीयर्स से क्या डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। रीजनेबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें, हो सकता है अपसाइड भी देखने को मिल जाए, लेकिन SIP के लिए वाकई ब्यूटीफुल स्टॉक आपकी स्क्रीन पे। भरोसा रखें इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी और जर्नी पे। धर्मेश, हमारा अगला स्टॉक LIC के बाद। अच्छा जी, सेम स्पेस रहेगा, बैंकिंग स्पेस से रहेगा और SBI पे बाई करने की सलाह रहेगी। देखिए कंपनी तो बहुत उम्दा है, इसके बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत है नहीं, बट इसको एक कॉन्टेक्स्ट इसका यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमेशा हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से कंपेयर करते हैं। तो SBI का लास्ट 10 ईयर्स का प्रॉफिटेबिलिटी का आप कैगर देखें तो 18% का है और ICICI बैंक का 15-16% का है, तो वहां पर ये उससे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। पूरे बैंकिंग क्राइसिस में एसेट क्वालिटी का डिबैकल को झेलते हुए आज इसका नेट एनपीए 0.57% का है और ICICI बैंक से डायरेक्टली देखें तो 3 गुना बड़ा उससे बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है, लार्जेस्ट बैंक है। इनकी कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो काफी शार्प है और सबसे इम्पोर्टेंट अहम बात जो भी बैंकिंग क्षेत्र में देखने के लिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है CD रेशियो, दैट इज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। वहां पे SBI का 76% का रेशियो है, जबकि ICICI बैंक 84-85% है और बाकी बैंक जैसे HDFC हो गया तो उसका 100 से प्लस है। तो आने वाले समय में ग्रोथ को कैटर करने के लिए CD रेशियो का आपका फेवरेबल होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो रीरेटिंग की बात कही जा रही थी हुई नहीं है कंप्लीट, ये अभी चलती रहेगी और कंपनी का 17-18% का क्रेडिट ग्रोथ का कंपाउंडिंग भी चलता रहेगा। तो उस लिहाज से SBI पे बाई करने की सलाह रहेगी और ये भी काफी अच्छा मुझे एक SIP स्टॉक लगता है और आराम से मतलब आप सालाना के हिसाब से आप 15 से 20% का स्टॉक प्राइस का कैगर तो मान ही सकते हैं, उस हिसाब से आप SIP को प्लान आउट करते रहें। SBI एक और बैंक जिस पे दाव लगाने का मन होता। साहब, आपका दूसरा प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? जी आशीष जी, मेरा भी बैंकिंग ही रहेगा जिसमें ICICI बैंक है। मुझे लग रहा है कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को बनना है, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी फिर बनना है, रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ की अपेक्षा कर रहे हैं, कैपेक्स में ग्रोथ की अपेक्षा कर रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो बिना बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ के ये सब पॉसिबल है ही नहीं। तो उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि ICICI बैंक जो है सबसे बेहतरीन प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस क्वार्टर दर क्वार्टर डिलीवर कर रही है। मुझे लग रहा है यहाँ से भी बहुत अच्छा एक सस्टेनेबल कंपाउंडिंग रिटर्न ICICI बैंक डिलीवर कर सकता है। बहुत अच्छे सब्सिडरीज हैं इसके जो परफॉर्मेंस डिलीवरी कर रहे हैं। इसका जो अगर ROE देखें, एसेट क्वालिटी देखें, कंटिजेंसी बफर देखें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें या ROA देखें, जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 2% के आसपास है, जो कि वो सस्टेनेबल है। और सबसे अच्छी बात है बैंकिंग सेक्टर में अभी ये एक ही पॉकेट है जहां पे अभी भी वैल्यूएशन एक कंफर्ट जोन में है। ICICI अभी भी 2 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है FY26 में। तो मुझे लग रहा है इससे बेटर रिटर्न हो नहीं सकता बैंकिंग सेक्टर में बाय करने के लिए। एक कंपाउंडिंग स्टोरी के लिए पोर्टफोलियो में लेना ही चाहिए, तो यहाँ पे SIP की सलाह है। भाई साहब, इकोनॉमी पे बेट करना है लंबी अवधि में तो बैंक्स के बिना होगा नहीं। पोर्टफोलियो कंप्लीट, 3 दिग्गज बैंक्स एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहे हैं, अलग अलग ब्रोकरेजेस के हेड्स को पसंद आ रहे हैं रिसर्च के। 6 हो गए। आइडिया था 9 गुल्लक के पिक्स लूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा एक पिक और उसके बाद एक क्विक रैप अप भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्रामिंग में, जिसमें हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन पेडिग्री के, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जिन पे आप और हम कर सकते हैं SIPs की शुरुआत। जिस पड़ाव पे खड़ा है बाजार उसको देखते हुए 6 स्टॉक्स डिस्कस हो गए। आगे रैप अप लेकर आऊंगा, लेकिन क्विकली एक स्टॉक इन एक्सपर्ट से और जान लिया जाए। चलिए होता साहब, आप शुरुआत करिए।
कौन सा स्टॉक इस समय रडार पे? जी, आज का जो थर्ड स्टॉक है वो है गवर्नमेंट के टॉप ऑफ द एजेंडा जो है डिफेंस सेक्टर से। 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया 21,000 करोड़ प्लस का एक्सपोर्ट करेगा डिफेंस में। आज वो पॉसिबल हो गया है, लेकिन आज भी हम सरफेस ही स्क्रैच कर रहे हैं। बहुत ही रनवे फॉर ग्रोथ बहुत तगड़ा है, अभी आसमान छूना बाकी है। तो उसमें एक स्टॉक में दिमाग में आता है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 94,000 करोड़ का। डबल डिजिट ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगा 5 सालों के लिए। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग इसमें जो है ग्रोथ देखने को और विजिबिलिटी है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है मेक इन इंडिया का, और वैल्यूएशन अभी 37 टाइम्स FY26 को तो जस्टिफाई करता है, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ बहुत ही तगड़ा है। तो यहाँ पे SIP करने की सलाह रहेगी। यहाँ से भी स्टॉक 2-3 सालों में डबल हो सकता है। अभी तो टेक ऑफ करा है, आसमान छूना बाकी है। पसंद आ रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। धर्मेश, आपका अगला SIP पिक? आशीष जी, रेलवे इंफ्रा से रहेगा। RVNL पर बाई करने की सलाह रहेगी SIP के लिए। मुझे लगता है कि रेलवे में जितना भी ओवरऑल स्ट्रक्चर और जिस तरीके से स्पेंडिंग चालू की थी गवर्नमेंट की, कंटिन्यू रहेगी। वैष्णव जी काफी स्ट्रांग पेडिग्री के इंसान है और मुझे लगता है कि वहां पर कोई कटौती होगी नहीं। ऑलरेडी पिछले 5 साल में 40,000 करोड़ से 2,55,000 करोड़ का रेलवे बजट हो गया। 3 लाख करोड़ की आशा इस बजट में ये हो जाना चाहिए। और इनका जो ऑर्डर बुक है 85,000 करोड़ का था, मैनेजमेंट का खुद का कहना है कि लाख करोड़ के आसपास जाएंगे। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है ये, इसमें इन्वेस्ट करते रहें और थोड़े समय तक और बने रहें 3-4 साल के लिए, तो काफी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, रखिए रडार पे। बढ़िया कंसिस्टेंट कंपाउंडर आपकी स्क्रीन पे दिखाइए भाई राजेश सर को स्क्रीन पे। लास्ट गुल्लक में डालने वाला स्टॉक राजेश सर आपकी तरफ से कौन सा? आशीष जी, आपकी कमेंट्री में था कहानी की जमीन पे किस्सों की नई पौध। तो अब नई पौध में तो मैं जियो फाइनेंशियल को ही रखूंगा। नई आती कंपनी जिसके पास डेटाबेस ह्यूज है, फिर वो चाहे टेलीकॉम का हो चाहे रिटेल का हो। तीसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, कुछ नए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएंगे तो वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी। 6.1% रिलायंस का स्टेक है इसमें। जनरल लाइफ में जा रही है। बड़े नाम जैसे कि कामत साहब, हितेश शेटिया साहब, चरणजीत सिंह अत्रा साहब जुड़े हुए हैं। ब्लैक रॉक के साथ टाई अप हुआ है। सारी कुछ अच्छी है। और शो की पहला स्टॉक रिलायंस से बिलोंग करता था, इसका आज का आखिरी स्टॉक भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही बिलोंग करता हूं। मैं समझता हूं इससे बेहतर स्टॉक हो नहीं सकता भविष्य की किस्सों के लिए। पानी की जमीन पर किस्सों की नई पौध। जियो फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पे। फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इस कंपनी के और हमारे प्रमोटर्स सेम हैं। तो एक और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से जरूर, किसी एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करिएगा। 9 बढ़िया सी गुल्लक पिक्स अपनी स्क्रीन पे अपने पास आ गई हैं भाई। इन पे आप चाहें तो सिस्टमैटिकली पैसा डालना शुरू करिए। सॉलिड पेडिग्री के काउंटर्स। पहले 3 दिग्गज बैंक, कोई HDFC बैंक, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोई ICICI बैंक। कई सारे बेहतरीन सेक्टर लीडर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, DLF और HAL आपकी स्क्रीन पे। साथ साथ कोई जियो फाइनेंशियल्स और RVNL। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये हैं वो 9 बेहतरीन पिक्स जो इन दिग्गज ब्रोकरेजेस के हेड रिसर्चर्स ने आपको आपके सामने रख दिए। आप तीनों का, राजेश सर, धर्मेश जी, होता साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने के लिए क्यों ये बेहतरीन SIP स्टॉक्स हो सकते हैं। आप सबका भी इस खास पेशकश में जुड़ने का धन्यवाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।